आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो हम कर रहे थे कंप्यूटर सिस्टम विकास और इसकी कार्य प्रणाली, और आज का हमारा थर्ड लेक्चर है उसी के कंटिन्यूएशन में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में के जो कनेक्टर्स होते हैं, कनेक्टर पोर्ट जो होते हैं, उन सभी पोर्ट्स का हम डिस्कस करेंगे। कनेक्टिंग पोर्ट क्या होते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वाली जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसमें आप देखोगे ये जो है ये आपका जो सीपीयू होता है, सीपीयू के जो बैक साइड है, सीपीयू को का जो बैक साइड है, जो पीछे की साइड है सीपीयू का, वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। और इसमें बहुत सारे पोर्ट्स, अगर आप कभी देखोगे तो उसमें बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। हाँ, तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पोर्ट किस चीज के काम में आता है। ठीक है, तो देखो, वैसे अगर पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कनेक्टिंग पोर्ट होते क्या है। हाँ, जो विभिन्न हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये पोर्ट्स डेटा ट्रांसफर, पावर सप्लाई और नेटवर्किंग में मदद करते हैं। मींस पोर्ट क्या होगा कि कोई भी अगर दूसरी कोई हार्डवेयर डिवाइस है और वो हमें कंप्यूटर से जोड़नी है, कंप्यूटर से कनेक्ट करनी है, या फिर कोई डेटा ट्रांसफर करना है, या हमें पावर सप्लाई देना है, या हमें नेट कनेक्ट करना है, या फिर इसका ऑडियो वीडियो आउटपुट लेना है या इनपुट देना है। मीन्स कोई भी अगर हार्डवेयर उपकरण है हमारा, उसको अगर हमें कंप्यूटर से कनेक्ट करना, तो हम किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं? उसके लिए हमारे पास होते हैं कनेक्टर पोर्ट। ठीक है, तो वही आज अलग अलग पोर्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो यहाँ पे होता है, जो कि इस टाइप का दिखाई देता है, ये होता है हमारा मेंस पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, आज की क्लास में मैं एक बार ये पोर्ट सारे आपको एक साथ बता देती हूँ, उसके बाद में वन बाय वन हम सभी पोर्ट्स अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, जिससे एटलीस्ट एग्जाम के लिए भी और वैसे भी आप लोगों को पता हो कि कौन सा पोर्ट किस चीज के लिए। तो ये जो सबसे ऊपर वाला पोर्ट होता है, ये होता है हमारा मेन पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, उसके बाद में अगर आप थोड़ा नीचे देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दो पोर्ट दिखाई देंगे, जैसे ये राउंड शेप में इसकी पिंस होती हैं। ठीक है, तो ये जो पोर्ट होते हैं इसको हम बोलते हैं PS2 पोर्ट, जो कि कीबोर्ड या माउस को कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। और उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे जिसको मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया है, तो ये हमारे यूएसबी, जो हमारी पेन ड्राइव्स होती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम ये वाले पोर्ट्स काम में लेते हैं, जिनको हम यूएसबी पोर्ट बोलते हैं। और उससे अगर आप थोड़ा नीचे आते हो तो यहाँ पे अगर ये देखोगे आप, इसको भी देखो, मैंने यहाँ पे पिक्चर में थोड़ा जूम करके दिखाया है। तो यहाँ पे आपको ये तीन पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, जो राउंड राउंड से हैं, ये तीन पोर्ट दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन, ब्लू एंड रेड वाला। तो जो ग्रीन वाला जो ऊपर वाला है, ये हमारा साउंड आउटपुट लेने के लिए है, बीच वाला साउंड इनपुट देने के लिए, और ये माइक्रोफोन के लिए होते हैं ये पोर्ट। और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्ट है, ये मिडी या गेम पोर्ट बोलते हैं इसको। ठीक है, वैसे हम हर एक पोर्ट आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। फिर अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो सेक्शन आता है, इसको अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको इसके अंदर इस टाइप के कुछ पोर्ट्स दिखाई देंगे, जैसे ब्लू वाला है और ये ब्लैक वाला है। इस टाइप के कुछ पोर्ट्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो कार्ड्स के लिए होते हैं, वीडियो कार्ड जो होते हैं उनके लिए ये दोनों काम में लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब ये नीचे वाला ये वाला देखोगे आप, तो इसमें देखो ये होता है हमारा नेटवर्क कॉर्ड, कि अगर हमें नेटवर्क वाली जो इंटरनेट वाली जो केबल होती है, अगर वो केबल हमें इससे कनेक्ट करनी है, ठीक है, जैसे लैन के लिए, और उसके लिए अगर हमें केबल कनेक्ट करनी है, तो उसका इस टाइप का पोर्ट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क का कोड बोलते हैं। ओके, उसके बाद में ये कुछ मॉडेम के लिए होता है, तो ये मॉडेम का पोर्ट होता है। तो इसी टाइप से हम देखेंगे तो हमारे पास सीपीयू के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, और वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कुछ पोर्ट्स क्या, जैसे एक होता है यूएसबी। पहले यूएसबी की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। यूएसबी जो हमारा पेन ड्राइव होता है, उस पेन ड्राइव को हम क्या बोलते हैं, यूएसबी। उस नाम क्या होता है उसका, यूनिवर्सल सीरियल बस। पेन ड्राइव, कीबोर्ड, माउस, ये सभी यूएसबी के अंदर ही आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है HDMI। HDMI इसकी फुल फॉर्म क्या है, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। HDMI जो कि मॉनिटर या टीवी या जो प्रोजेक्टर होता है, उनको कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। जो ये वाला पोर्ट है, ये वाला जो पोर्ट है, ये HDMI पोर्ट होता है। ठीक है, HDMI पोर्ट होता है। एक तीसरा होता है VGA। एक्चुअली काफी बार मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि काफी बार एग्जाम में डायरेक्टली इनकी
फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं और इनका पूछ भी लेते हैं कि ये किस चीज, ये पोर्ट जो है ये क्या कनेक्ट करने के लिए काम में आता है। और वैसे भी जनरल इंफॉर्मेशन के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। दूसरा होता है एक वीजीए। वीजीए जो होता है ये किसके लिए होता है? वीडियो ग्राफिक एरे। वीजीए मीन्स वीडियो ग्राफिक एरे। जो पुराने मॉनिटर हैं, कुछ प्रोजेक्ट हैं और वीडियोस के लिए, उसके लिए ये वीजीए वाला जो पोर्ट होता है वो हमारा काम में आता है। फिर आता है डीवीआई। मैंने पीछे वाली फोटो यहाँ पे लगाई है। फिर होता है डीवीए। डीवीए पोर्ट भी होता है जो डिजिटल विजुअल इंटरफेस। मॉनिटर और ग्राफिक्स कार्ड जो होते हैं, जो यहाँ पे देखो ये वीडियो कार्ड्स हैं, है ना। तो जो ग्राफिक्स कार्ड होते हैं उसके लिए हम डीवाई डीवाई जो कनेक्टर होता है, कनेक्टिंग पोर्ट होता है वो काम में लेते हैं। फिर होता है इथरनेट। इथरनेट मीन्स नेट को कनेक्ट करने के लिए जो हम पोर्ट काम में लेते हैं वो ये वाला पोर्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं? RJ45 पोर्ट। इस पोर्ट का नाम होता है RJ45। ये जो होता है इसका नाम होता है RJ45। ये लैन और इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए काम में लेते हैं। फिर आ जाता है ऑडियो जैक। ठीक है, ऑडियो जैक जो आ जाता है, ऑडियो जैक जैसे हमने बताया था ये हमारे ऑडियो जैक्स हैं, है ना। क्योंकि किसी से आउटपुट लेते हैं, किसी से देते हैं, कोई माइक्रोफोन के लिए होता है ये। तो ये ऑडियो जैक भी अलग अलग होते हैं। 3.5 mm का होता है, 6.35 mm का होता है, जो कि ये कहाँ में काम है? हेडफोन, माइक, स्पीकर, इसी से तो हम ऑडियो लेते हैं, ठीक है, या देते हैं। तो ये ऑडियो जैक पोर्ट होते हैं। और अगला होता है थंडरबोल्ट पोर्ट। क्या होता है? थंडरबोल्ट पोर्ट। जैसे हार्ड ड्राइव्स के लिए, एप्पल मैकबुक के लिए, एप्पल मैकबुक होती है उसके लिए काम में लेना है, या हार्ड ड्राइव है उसके लिए काम में लेना है। तीसरा होता है डिस्प्ले पोर्ट। मॉनिटर और प्रोजेक्ट के लिए काम में लिया जाता है ये। और एक होता है सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट मैं आपको बताऊंगी, सीरियल और पैरेलल दो पोर्ट होते हैं। ये पुराने मॉडेम या कोई दूसरा अगर हमारा उपकरण है उसको ऐड करने लिए भी काम में लिया जाता है। तो ये आप लोगों के अलग अलग पोर्ट हैं, अलग अलग पोर्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए कि इथरनेट के लिए कौन सा पोर्ट होता है, ऑडियो जैक के लिए कौन से होते हैं। और चलो हम आगे और अच्छे से डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले आता है हमारा सीरियल पोर्ट, जो हमने अभी अभी पीछे पीछे डिस्कस किया था। सीरियल पोर्ट देखो ये रहा हमारा सीरियल पोर्ट। कॉम पोर्ट, जिसको सीरियल पोर्ट को हम क्या बोलते हैं? कॉम पोर्ट भी बोलते हैं। जो कुछ भी अगर हमारे उपकरण हैं, कुछ इक्विपमेंट्स हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। ये दो टाइप के पोर्ट होते हैं, सीरियल पोर्ट भी होता है और पैरेलल पोर्ट भी होता है। ठीक है, जो सीरियल पोर्ट होता है वो इस टाइप का ये दिखाई देगा आपका, और जो पैरेलल पोर्ट है वो पोर्ट आपको इस टाइप का दिखाई देगा। ठीक है, जो सीरियल पोर्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम पोर्ट। कॉम पोर्ट। कॉम मीन्स कम्युनिकेशन और पोर्ट मीन्स पोर्ट। इसको हम RS-232 भी बोलते हैं, RS-422 भी होता है और RS-485 भी होता है। ये पोर्ट के अलग अलग मॉडल्स हैं, मतलब अलग अलग इस टाइप की अभी थोड़ा एडवांस वर्जन आता रहता है। ठीक है, तो ये किस लिए काम में लेते हैं? मॉडेम या औद्योगिक मशीनें जो हैं, या सीरियल माउस जो होते हैं, या फिर कुछ साइंटिफिक जो इक्विपमेंट होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम सीरियल पोर्ट जो होते हैं वो काम में लेते हैं। दूसरा आता है हमारा पैरेलल पोर्ट, जो कि हमारा इस टाइप का दिखाई देता है। ठीक है, ये किस लिए लेता है? इसमें सेंट्रोनिक्स पोर्ट भी बोलते हैं, प्रिंटर पोर्ट, प्रिंटर भी इसमें लगाते हैं तो प्रिंटर पोर्ट भी बोलते हैं इसको। एलपीटी पोर्ट, इसको एलपीटी पोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलपीटी पोर्ट भी बोलते हैं। ये जैसे हमारा प्रिंटर होता है वो कनेक्ट करना है, या कोई स्कैनर है, या हार्ड डिस्क अगर हमें बाहर से कनेक्ट करनी है, या फिर अन्य कोई भी उपकरण होते हैं अगर वो हमें इससे कनेक्ट करने हैं, तो उसके लिए पैरेलल पोर्ट भी काम में लिया जाता है। ठीक है, अब कुछ ये पिक्चर आती है आपकी, कुछ यूएसबी पोर्ट है यहाँ पे। यूएसबी पोर्ट है हमारे पास यहाँ पे। तो देखो हमने जैसे हमारे चार्जर आते हैं, मोबाइल के चार्जर हैं, या फिर कोई आजकल जो खिलौने आ रहे हैं, टॉयज आ रहे हैं, उनके भी चार्जर होते हैं, और बहुत अलग अलग टाइप के चार्जर हैं। ठीक है, जैसे ये आता है अपना, कुछ तो टूथपेस्ट आते हैं उनके भी चार्जर आ रहे हैं, सेविंग मशीन, बहुत सारे चार्जर, बहुत अलग अलग टाइप के चार्जर्स आए हुए हैं, राइट। तो कुछ यूएसबी जो पोर्ट हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर आगे से ही अगर ये ऐसा दिखाई देता है तो इसको बोलते हैं माइक्रो बी पोर्ट। ये कौन सा टाइप का चार्जर है? ये है माइक्रो बी पोर्ट की। ये जो पिन है इसकी, ये किस टाइप की है? माइक्रो बी की। और अगर इस टाइप का कुछ दिखाई देता है तो वो है मिनी 4 पिन। मिनी 4 पिन।
अगर इस टाइप का दिखाई देता है तो है दैट इज मिनी बी, ये क्या होगा, मिनी बी। और अगर इस टाइप का है तो टाइप बी, ये क्या होगा, टाइप बी। और अगर इस टाइप का है जो पुराने चार्जर आते थे वो हो जाएगा हमारा टाइप ए। मीन्स पहले टाइप ए था फिर टाइप बी, और टाइप बी में भी हमारे पास देखो सबसे पहला वर्जन जो आया था यूएसबी का वो था टाइप ए, उसके बाद में टाइप बी, और उसके बाद में मिनी बी, मिनी 4 पिन, माइक्रो बी। ठीक है। अब फिर ये वाला जो इस टाइप का जो होता है इसको फीमेल एडेप्टर, फीमेल पोर्ट बोलते हैं। ये वाला जो होता है इसे फीमेल पोर्ट बोलते हैं। दूसरा इस टाइप का अगर कुछ है तो उसे टाइप ए एस एस। ये देखो ये टाइप ए से ही मिलता जुलता है लेकिन उसी में कुछ चेंजेस हैं तो इसलिए इसको टाइप ए एस एस बोलेंगे। और ये जो हमारा टाइप सी जो आजकल चार्जर का जो सबसे अच्छा वाला मॉडल जो आ रहा है, जो यूएसबी का अच्छा वर्जन है, तो टाइप सी उसके अंदर आ रहे हैं। फिर माइक्रो बी एस एस, जैसे ये कुछ हार्ड डिस्क में भी देखा था मैंने, हार्ड डिस्क में नहीं, जो इसकी ये होती है, यस हार्ड डिस्क में भी इस टाइप के कुछ आते हैं जिसमें जिसमें दो अलग अलग हैं। देखो एक बड़ा वाला है एक छोटे वाला है, तो इसको कौन सा पोर्ट बोलते हैं, माइक्रो बी एस एस। ये वाला है इसको बोलेंगे लाइटनिंग, लाइटनिंग पोर्ट। ओके, तो ये यूएसबी के बहुत सारे इस टाइप के पोर्ट्स होते हैं, आपको इनका नाम पता होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं ये कौन सा पोर्ट किस में, थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो ये यूएस किस काम में आता है ये यूएसबी पोर्ट, डाटा ट्रांसफर करने के या पावर सप्लाई। काफी बार यूएसबी के थ्रू हम पावर पावर भी देते हैं। देखते हो आप कि कभी अगर मोबाइल को, अगर मोबाइल है जैसे डेटा ट्रांसफर केबल है, अगर यूएसबी केबल है हमारे पास और उससे हमने क्या किया, लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया, तो वो क्या करता है, काफी बार तो डाटा ट्रांसफर दिखाता है और काफी बार उसी पिन से, उसी केबल से हम पावर सप्लाई मतलब मोबाइल को चार्ज भी कर लेते हैं। इसीलिए ये डाटा ट्रांसफर के भी काम आते हैं, पावर सप्लाई के भी काम आते हैं, और डिवाइस, काफी हार्डवेयर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए भी यूएसबी पोर्ट जो होते हैं वो काम में आते हैं। ये सबसे पहले जो आया था ये आया था 1996, 1996 में, 1996 के अंदर ये यूएसबी सबसे पहले आया था। और वर्तमान में इसके कितने सारे ये संस्करण, कितने सारे वर्जन आ गए हैं। जैसे यूएसबी 2 आ गया, यूएसबी 2.1 आ गया है, यूएसबी 3 आ गया है, यूएसबी 4 आ गया। और 2023 2023 के अंदर जो सबसे अच्छा जो इसका मॉडल आ रहा है यूएसबी का वो है यूएसबी 4। मीन सबसे हाईएस्ट संस्करण जो है इसका, सबसे लेटेस्ट जो वर्जन है वो है यूएसबी 4। ठीक है। अब यूएसबी पोर्ट के प्रकार जो हमने अभी देखे हैं वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यूएसबी जो है वो टाइप ए के भी आए हुए हैं, यूएसबी टाइप ए, जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप, चार्जर, पेन ड्राइव सभी में उपयोग में लिए जाते हैं। फिर कुछ यूएसबी टाइप बी के भी हैं, तो ज्यादातर प्रिंटर और जो स्कैनर होते हैं उसमें जो पोर्ट होते हैं वो यूएसबी टाइप बी के होते हैं। थर्ड आता है यूएसबी मिनी, यूएसबी मिनी, तो ये किसके लिए काम में लिया जाता है, जो छोटे डिजिटल कैमरे होते हैं उनमें, और जो MP3 प्लेयर होते हैं, या फिर पुराने स्मार्टफोन में जो यूएसबी मिनी जो पोर्ट थे वो काम में लिए जाते थे। उसके बाद में आया यूएसबी माइक्रो, तो ये स्मार्टफोन या फिर आपका पावर बैंक है। ठीक है, कि पावर बैंक जो हम अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, कि हम एक्स्ट्रा सेविंग रखते हैं हम चार्जिंग की, तो वो पावर बैंक हम अपने साथ कैरी करते हैं। तो पावर बैंक में या फिर अन्य छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होती हैं उनमें भी ये जो यूएसबी माइक्रो पोर्ट है ये काम में लिया जाता है। फिर बाद में आया यूएसबी टाइप सी, तो ये सबसे नया और सबसे तेज कनेक्टर है। ठीक है, ये सबसे नया और सबसे तेज कनेक्टर है और ये बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर करता है। ठीक है, और चार्जिंग के लिए भी इसको उपयोग में लिया जाता है, डेटा ट्रांसफर के लिए भी इसको काम में लिया जाता है यूएसबी टाइप सी को, और ये चार्जिंग के लिए भी काम में लिया जाता है। और ये लैपटॉप, स्मार्टफोन, टैबलेट, गेमिंग सब में उपयोग में लिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो यूएसबी का भी अलग अलग वर्जन आ रहा है। जैसे आप सोचते होंगे कि ये यूएसबी टाइप ए है, ये टाइप बी है, यूएसबी मिनी है, यूएसबी माइक्रो है, यूएसबी टाइप सी है, कि इनमें भी कोई डिफरेंस होता है क्या, कोई अंतर होता है क्या इनमें, इनका क्या वर्जन आ रहा होगा, इनका क्या लेटेस्ट वर्जन आ रहा होगा। तो यस, इनका जो वर्जन होता है वो स्पीड के हिसाब से होता है। स्पीड मीन्स जो अगर डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसकी स्पीड क्या है, और जैसे जैसे संस्करण बढ़ता जा रहा है, मीन्स जैसे जैसे नया वर्जन आ रहा है,
तो उसमें जो उनके डेटा ट्रांसफर करने की जो स्पीड है, वो स्पीड भी बढ़ती जा रही है, राइट? वही तो बढ़ा रहे हैं हम, नया संस्करण, नया वर्जन लाके उसमें क्या कर रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं। मेनली तो हमें स्पीड ही देखनी है। तो देखो यहाँ पे ये वाली हमने एक टेबल बनाई हुई है, ये वाली जो है ये मैंने एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे यूएसबी के थर्ड जनरेशन 3 वर्जन तक लिखा है, फोर्थ वाला मैंने इसमें डाला नहीं है, लेकिन फोर्थ वाले में हमारा टाइप सी ही आया हुआ है, ठीक है। फोर्थ वाले में क्या हुआ, टाइप सी ही आया हुआ है। तो देखो यूएसबी पहले 1 आया, इसका जो वर्जन 1 था वो आया, तो उस टाइम पे इसमें डाटा ट्रांसफर की, जो डेटा हम ट्रांसफर करते थे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, उसकी जो स्पीड थी वो बहुत कम थी, 12 मेगाबिट पर सेकंड, 12 मेगाबिट पर सेकंड, जो कि बहुत कम होती है, मेगाबिट में है देखो, ठीक है। और फिर जैसे यूएसबी का दूसरा संस्करण आया तो उसमें इसकी स्पीड हो गई 480 मेगाबिट पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में इतना डेटा ट्रांसफर हो जाता था। और फिर जैसे ही इसका तीसरा वर्जन आया, यूएसबी 3 आया, यूएसबी 3.1, 3.2, अगला वर्जन आया, तो उसमें जो स्पीड रही डेटा ट्रांसफर की वो हो गई 5 गीगाबिट गीगाबाइट गीगाबिट पर सेकंड, ठीक है। तो उसकी जो है वो थोड़ी और बढ़ गई, मतलब पहले मेगाबिट में आ रही थी और अभी किस में आ गई, गीगाबिट में आ गई, ठीक है। उसके बाद में आता है उससे आगे वाला वर्जन, आगे वाले वर्जन में स्पीड और बढ़ गई, कितनी होगी, 10 गीगाबिट, ठीक है, 10 गीगाबिट पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 10 गीगाबिट इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं, ये तो और भी अच्छी होगी। और उससे आगे वाला जो वर्जन आया उसमें क्या हो गया, उसमें जो स्पीड है पहले 10 गीगाबिट थी, अब कितनी होगी, 20 गीगाबिट पर सेकंड, जो कि बहुत हाई स्पीड होती है। और इससे भी बड़ा वाला जो वर्जन है, इससे भी आगे वाला जो वर्जन, जो लेटेस्ट वर्जन है, जो कि है यूएसबी 4 जो इस टेबल में देखो आप, यूएसबी 4 ये आया आपका 2000, वैसे यूएसबी 4 जो है वो हमारा जो 2023 में आया है, 2023 में। एक यूएसबी 4 जैसे 2019 में यूएसबी 4 का वर्जन आना हुआ, लेकिन जो 2023 में आया, जो 2023 में आया उसकी जो स्पीड है वो है 40 गीगाबाइट पर सेकंड, जो कि बहुत हाई स्पीड है। और जिसमें कि हमारा टाइप सी टाइप के जो चार्जर्स हैं, सी टाइप के जो यूएसबी हैं वो काम में लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे कि जो यूएसबी है, यूएसबी का जो हाईएस्ट संस्करण आ रहा है, जो नया संस्करण आ रहा है, तो उसमें क्या लेके आ रहे हैं, हाई स्पीड लेके आ रहे हैं, राइट, उसमें हाई स्पीड लेके आ रहे हैं। जैसे आप अगर ये भी देखोगे कि जैसे जैसे इसका वर्जन बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी स्पीड भी देखो बढ़ रही है, मैक्सिमम स्पीड, ये उनकी ये स्पीड किसकी है, डेटा ट्रांसफर की स्पीड। और ये हर एक स्पीड किसकी है, पर सेकंड इतना डेटा ट्रांसफर हो रहा है, 1.5 मेगाबाइट पर सेकंड, मेगाबाइट पर सेकंड 12 मेगा, तो ये पर सेकंड का डेटा ट्रांसफर है, ठीक है। और कौन से वर्ष में लॉन्च हुए वो भी हमने यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आई थिंक दैट इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट कि कौन सी वर्ष में ये लॉन्च हुआ है, बट ये आपको पता होना चाहिए कि अभी जो लेटेस्ट वर्जन है यूएसबी का वो है यूएसबी 4, और उसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो है 40 गीगाबाइट पर सेकंड, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो अगर आप इसमें देखोगे कि यूएसबी का वर्जन 1 था, उसमें किस टाइप के कौन कौन से चार्जर आते थे, टाइप ए आता था, टाइप बी आता था, मिनी ए, मिनी बी, माइक्रो बी, ठीक है, ये चारों ही आते थे। फिर जैसे ही हमारे यूएसबी का दूसरा संस्करण आया, यूएसबी 2 आया, तो यूएसबी 2 में भी क्या था, टाइप ए भी आता था, टाइप बी भी आता था, मिनी ए, मिनी बी, माइक्रो बी, स्पीड इनकी बढ़ गई लेकिन ये सभी चार्जर्स आ रहे थे। फिर आया उससे लेटेस्ट वर्जन, तो उसमें क्या हुआ, टाइप ए आया, टाइप बी थोड़ा चेंज कर दिया इन लोगों ने, ऐसे आया, फिर मिनी बी आया और माइक्रो बी आया। यहाँ पे मिनी ए गायब हो गया, मिनी ए नहीं आया, मिनी ए गायब हो गया, मिनी ए गायब हो गया और माइक्रो ए भी गायब हो गया। फिर जब उससे लेटेस्ट वर्जन आया तो फिर उसमें क्या है, सिर्फ टाइप ए और टाइप सी रह गए थे। और उससे वाला भी लेटेस्ट आया तो उसमें आया टाइप सी। अभी जो टाइप सी चल रहा है इसमें हमारी हाईएस्ट स्पीड चल रही है इसकी 40 गीगाबाइट पर सेकंड, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। देखो ये वाला जो पोर्ट है ये आप लोगों ने देखा होगा, जिसको इस पोर्ट को जैसे आप देखोगे कि ये राउंड राउंड होता है, ऐसे सर्किल जैसा होता है, ठीक है। इसमें कितने पिन होते हैं, 6 पिन होती हैं, 1 2 3 4, देखो 1
2, 3, 4, 5 और 6। कितनी पिन हो गई? 6 पिन होती हैं। इसमें भी आप देखोगे 6 पिन होती हैं। तो ये कौन सा पोर्ट है? इसको बोलते हैं PS/2 पोर्ट। इसको क्या बोलते हैं? PS/2 पोर्ट। ये एक प्रकार का सीरियल पोर्ट है। ये क्या है? सीरियल पोर्ट है, जिसे इस इसे क्या कनेक्ट करते हैं इस पोर्ट के थ्रू? इस बोर्ड के थ्रू या तो कीबोर्ड को कनेक्ट करते हैं या माउस को कनेक्ट करते हैं। आपको जो कीबोर्ड को कनेक्ट करने वाली जो केबल होती है, उसके आगे अगर आप देखोगे तो इसी टाइप का कनेक्टर होता है, और माउस के भी आगे इसी टाइप का। आजकल तो माउस के आगे वो भी आ गया है, यूएसबी टाइप का भी आ गया है। तो ये दोनों इससे कनेक्ट करते थे। इस पोर्ट को आईबीएम द्वारा, आईबीएम जो कंपनी है उसने विकसित किया था इस पोर्ट को। और इसके अंदर कितने पिन होती हैं? 6 पिन वाला एक गोलाकार कनेक्टर होता है PS/2 पोर्ट। ठीक है। अब उसके बाद में आता है वीजीए पोर्ट। जो हमने देखा था सीपीयू का, जो हमने पीछे वाला पार्ट देखा था, उसमें हमने देखा था कि वीजीए पोर्ट भी होता है। ठीक है। वीजीए की पहले हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए, वीडियो ग्राफिक्स एरे। वीडियो ग्राफिक्स एरे, जहां पे हमें ग्राफिक्स करनी होती है ना, वीडियोस में ग्राफिक्स डालनी होती है, तो हमें ये इस कनेक्टर की जरूरत पड़ती है, इस वाले कनेक्टर की जरूरत पड़ती है। ये एक एनालॉग वीडियो कनेक्टर है। ठीक है। ये एनालॉग वीडियो कनेक्टर है, जिसका उपयोग मॉनिटर या प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए। इसमें क्या करते हैं, जो हमारा प्रोजेक्टर होता है या फिर मॉनिटर होता है, उनको इस केबल के थ्रू जोड़ा जाता है। ठीक है। और इसे आईबीएम ने 1987 में विकसित किया था। इसको वीजीए पोर्ट को, वीडियो ग्राफिक्स एरे वाला जो पोर्ट है, इस पोर्ट को। और इसका कनेक्टर कैसा आता है? ऐसा आता है, ऐसा वाला, जिसकी केबल का आगे का जो कनेक्टर पोर्ट है, अगर वो इस टाइप वाला हो तो वो इसी पिन में लगता है। यूएसबी के पीछे जो ऐसे वाली पिन होती है उसमें लगेगा। ठीक है। हाँ, और इसकी जो साइज होती है, मतलब ये किसके लिए होता है? ये वीडियो ग्राफिक्स के लिए होता है। तो इसमें एक चीज और मायने रखती है कि इसका रिजोल्यूशन कितना है। तो ये वाला जो पोर्ट है, ये पोर्ट जो सपोर्ट करता है, वो कितने को करता है? 640 गुना 480 से 1920 गुना 1080। अगर इतना रेजोल्यूशन हो, मतलब मिनिमम तो इतना, ये तो है हमारी मिनिमम रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए, और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा रेजोल्यूशन इतना होना चाहिए। उसी को ये वाले जो पिन है, ये उसी को सपोर्ट करेगी। ठीक है। बट ये आपको पता होना चाहिए, वीजीए पोर्ट है ये। उसके बाद में आता है पावर कनेक्टर पोर्ट। पावर कनेक्टर पोर्ट, देखो जो सप्लाई वाला होता है, पावर कनेक्टर पोर्ट होता है, वो कैसा पोर्ट होता है? अगर आप सीपीयू के पीछे देखोगे तो ऐसे वाला, मीन्स एक ट्रायंगल। इसकी जो पिन होती हैं वो एक ट्रायंगल बनाती हैं। अगर आप देखोगे तो ये आपस में एक ट्रायंगल बना रही हैं। ठीक है। और केबल कैसी होती है जो हम जोड़ते हैं? वो ये वाला पिन, एक ये वाली पिन और एक ये वाली पिन। ठीक है। तो ये होता है पावर कनेक्टर पोर्ट। तो ये किस लिए? जो पावर सप्लाई होता है, पावर सप्लाई वाला आप कभी भी देखोगे तो हमारे जो पोर्ट होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। और आप नीचे भी देख सकते हो, पावर सप्लाई में नीचे इन्होंने मेंशन भी किया है कि कितनी पावर सप्लाई हमारी जाएगी इसके अंदर। ओके। अब उसके बाद में आता है RJ45 पोर्ट। RJ45 पोर्ट, आपको ये तो आप सभी को पता होगा कि ऐसा वाला जो पोर्ट होता है, ऐसा वाला जो पोर्ट होता है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं? लैन वाली जो हमारी केबल होती है, उस लैन वाली केबल को इस पोर्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं, इस पोर्ट के अंदर डालते हैं। और लैन वाली केबल आगे से दिखाई कैसे देती है? ऐसे दिखाई देती है। लैन वाली मीन्स जिससे हम इंटरनेट देते हैं पीसी में, कंप्यूटर के अंदर, उसकी जो केबल होती है वो आगे से हमें इसी टाइप की दिखाई देती है। हम सभी को पता है। देखो ये पोर्ट एक ही नहीं, यहाँ पे 3 पोर्ट होते हैं। एक पोर्ट यहाँ पे दिया है लैन पोर्ट, और एक यहाँ पे दिया है, और एक यहाँ पे दिया है। अगर आप देखोगे तो ये एक महल सा बना रहता है। ठीक है। हाँ, इसे लैन पोर्ट भी बोलते हैं, और इसे RJ45 पोर्ट भी बोलते हैं। ठीक है। लैन पोर्ट भी बोलेंगे, RJ45 पोर्ट भी बोलेंगे, और ये जो होता है इसको RJ45 कनेक्टर बोलते हैं। ठीक है। और ये 8 पिन कनेक्टर, ये जो होता है ये क्या होता है? 8 पिन कनेक्टर होता है। इसे इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। ये हमारी इथरनेट केबल होती है, तो इसे इथरनेट केबल से जोड़ा जाता है। और जो केबल होती है, इथरनेट केबल जो होती है, उसमें अलग अलग आते हैं। CAT5 भी आता है, CAT6, CAT7, CAT8। इथरनेट केबल के अलग अलग वर्जन दिए हुए हैं ये। इन सभी को हम 8 पिन कनेक्टर से जोड़ सकते हैं RJ45 पोर्ट के थ्रू। उसके बाद में आता है गेम पोर्ट। ठीक है। तो गेम पोर्ट के लिए जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे, ये जो हम होता है, ये हमारा होता है गेम पोर्ट।
ये क्या होता है, 16 पिन कनेक्टर होता है। इसके अंदर कितनी पिन होती हैं, 16 पिन होती हैं। हाँ, और इसके थ्रू हम किस किस को कनेक्ट कर सकते हैं, जॉयस्टिक जो हम गेम खेलने के लिए काम में लेते हैं, गेम कंट्रोलर या मीडी डिवाइसेस जो को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हम जो एक गेम पोर्ट है इसको काम में लेते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको गेम खेलने हैं, अगर कंप्यूटर में गेम खेलना है तो ये सब आपको कनेक्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया गेम पोर्ट। उसके बाद में आते हैं ऑडियो पोर्ट, राइट, ऑडियो पोर्ट। अगर आप ऑडियो पोर्ट देखोगे तो हमने सीपीयू के बैक साइड में देखा था कि ऑडियो पोर्ट होते हैं। ऑडियो पोर्ट में तीन तीन पोर्ट दिए हुए थे ये। ठीक है, जो वैसे तो इसके ऊपर साइन भी बना रहता है, कभी साइन बना रहता है कभी नहीं बना रहता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो ग्रीन वाला जो होता है ये हमारा साउंड आउटपुट के लिए होता है, और जो पिंक वाला होता है ये हमारा साउंड इनपुट के लिए होता है, और जो ब्लू वाला होता है ये हमारे माइक्रोफोन्स के लिए होता है। ठीक है, ऑडियो पोर्ट के अंदर तीन पोर्ट होते हैं, साउंड आउटपुट, साउंड इनपुट और माइक्रोफोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऑडियो पोर्ट वह कनेक्टर होता है जिसका उपयोग स्पीकर, हेडफोन, माइक्रोफोन और अन्य ऑडियो डिवाइसेस को कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, टेलीविजन और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से जोड़ने के लिए काम में आ जाते हैं। ठीक है, ये जो पोर्ट होते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऑडियो पोर्ट है तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्यूटर में ही होंगी। ऑडियो पोर्ट की जहां पे भी जरूरत पड़ती है हमारे मोबाइल में भी होते हैं। ठीक है, और ये जो पोर्ट होते हैं ये अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे एक होता है 3.5 mm जैक वाला, एक होता है ऑडियो जैक, हाँ, और एक होता है 6.35 का भी होता है, एक 2.35 का भी होता है। इनकी अलग अलग साइज होती है, ये जो होते हैं ना ये इनके जो साइज है वो अलग अलग साइज होती है। तो जैसे फोन कनेक्टर्स जो होते हैं ना, फोन फोन के अंदर जो होते हैं उसमें जो ऑडियो पोर्ट होता है उसकी साइज होती है 6.3 mm, 6.3 mm। तो उसके जो आगे वाला जो हमारा होता है ईयरफोन जो होता है उसके आगे का जो निब होती है वो इस टाइप की होती है, ये स्टीरियो की होती है, ये मोनो की होती है। ठीक है, और अगर हमारा मिनी फोन है, मिनी फोन कनेक्टर जो होता है उसकी साइज होती है 3.5 mm, 3.5 mm, और दूसरा सब मिनी होता है उसकी साइज होती है 2.5 mm, 2.5 mm। मीन्स इनका जो सर्किल है, इनका जो सर्किल है तो इनका जो ये डायमीटर है ये डायमीटर कम होता चला जाता है। 6.3 mm में डायमीटर सबसे ज्यादा होगा, फिर इसमें थोड़ा और 3.6 में और कम हो जाएगा, और 2.5 mm में इनका जो डायमीटर है वो डायमीटर कम होता चला जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो 3.5 mm है ऑडियो जैक जो है, 3.5 mm ऑडियो जैक जो है वो कहाँ कहाँ पे काम मिलते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविजन, गाड़ी, इन सब में 3.5 mm होता है। दूसरा 6.35 mm जो ऑडियो जैक होता है वो किस में होता है, स्टूडियो हेडफोन, गिटार में, पियोन में, मिक्सर में, इन सब के अंदर जो जैक होता है, ऑडियो जैक होता है वो 6.35 mm का होता है। ओके, तो ये था हमारा ऑडियो पोर्ट, राइट। ओके, ऑडियो पोर्ट में कुछ ये वाले कनेक्टर भी होते हैं, ऑप्टिकल ऑडियो जो कि होम थिएटर, हाई एंड स्पीकर, गेमिंग, इन सब में काम में लिया जाता है। ऑप्टिकल ऑडियो अलग अलग से पोर्ट आते हैं वो। एक होता है आरसीए पोर्ट जिससे रेड एंड व्हाइट पोर्ट होते हैं। ठीक है, वो डीवीडी प्लेयर, म्यूजिक सिस्टम या टेलीविजन इन सब के लिए काम में लिया जाता है। वो यहाँ पे मैंने उसकी फोटो नहीं दिखाई है आपको। अब ये आते हैं, ये तो आपने बहुत बार देखे होंगे, HDMI पोर्ट। इसको, ये जो पोर्ट होते हैं इस टाइप के जो पोर्ट होते हैं, देखो इस टाइप के, ऐसे वाले जो पोर्ट होते हैं इनको हम कौन सा पोर्ट बोलते हैं, इनको बोलते हैं HDMI पोर्ट। ओके, HDMI का फुल फॉर्म क्या होता है, H मीन्स हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब देखो इसके HDMI है, इसके भी अलग अलग टाइप, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका मेल और फीमेल दोनों दिया हुआ है। तो ये देखो, ये इस टाइप का जो पोर्ट होता है वो इस टाइप का होता है, और जो केबल होती है, केबल के लास्ट का जो होता है वो इस टाइप का होता है। केबल का लास्ट पॉइंट जो है हमारा वो अगर इस टाइप का है तो वो कहाँ पे जाएगा, इस HDMI पोर्ट के अंदर जाएगा। ठीक है, इसके दोनों दिए हुए हैं। तो अभी जो HDMI है हमारा, HDMI में 3 टाइप के HDMI पोर्ट्स होते हैं, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। यह एक डिजिटल इंटरफेस है, इसका उपयोग ऑडियो वीडियो डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, यहाँ इन HDMI को क्यों
काम में लिया जाता है। अगर हमें ऑडियो और वीडियो अगर एक एक पीसी से एक सिस्टम से दूसरे में अगर हमें ट्रांसफर करने हैं तो वहां पे इसका यूज लिया जाता है इस वाले पोर्ट का। और दूसरा इसको टेलीविजन, मॉनिटर, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल सभी जगह इसको काम में लेते हैं, क्योंकि ऑडियो वीडियो तो हमें हर जगह ट्रांसफर करने होते हैं। और ये हाई क्वालिटी वीडियो ट्रांसमिशन जैसे जो होता है ना, जैसे फुल एचडी का है या 4K का है या 8K का है, तो उसके लिए भी इसको काम में लेते हैं। ये उसके 8K तक को सपोर्ट करता है। ये हाई क्वालिटी अगर ऑडियो ट्रांसमिशन करना है हमें, जैसे डॉली बॉय एटम्स है, डीटीएस एक्स, इन सबको यही वाला जो पोर्ट होता है ये सपोर्ट करता है। ठीक है, मीन्स HDMI फाइनली आपको ये याद रखना है, ये ऑडियो और वीडियो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, अब है कि इसके कितने, इसके ये 3 प्रकार का होता है। ये जो HDMI है ये 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड HDMI, दूसरा होता है मिनी HDMI और फिर होता है माइक्रो HDMI। ठीक है, वैसे तो 3 टाइप का नहीं, अगर हम देखें तो ये 5 टाइप का होता है, बट जो इसके मेन होते हैं वो मेन होते हैं 3 टाइप के, स्टैंडर्ड, मिनी और माइक्रो। ठीक है, अब जो फोर्थ होता है वो होता है HDMI ARC, HDMI ARC। ठीक है, और उससे अगला वाला होता है HDMI EARC, HDMI EARC। ओके, तो अगर हम मोटा मोटा देखें तो HDMI के कितने टाइप के होते हैं, 5 टाइप के होते हैं। जो स्टैंडर्ड HDMI होता है उसको हम बोलते हैं टाइप ए, टाइप ए जो कि टीवी, लैपटॉप, मॉनिटरिंग, गेमिंग कंसोल इन सब में काम में लिया जाता है। फिर आता है जो मिनी HDMI होता है, जो ये वाला जो होता है, जो मिनी HDMI है, ये वाला जो होता है ये कहाँ पे आता है, जो DSLR कैमरा, जो बड़े वाले कैमराज आते हैं उनमें, टैबलेट में या कुछ लैपटॉप में भी जो है ये जो मिनी HDMI पोर्ट है ये दिया जाता है। तीसरा आता है माइक्रो, जिसकी साइज और भी छोटी हो गई है, जिसकी साइज और भी छोटी हो गई है। तो ये इसको बोलते हैं टाइप डी, इसको बोलते हैं टाइप डी। ये स्मार्टफोन, एक्शन कैमरा, गोप्रो इन सब में काम में लिया जाता है। आप देखोगे जैसे जैसे इनकी साइज कम हो रही है वैसे इनको यूज करने वाली जो डिवाइसेस हैं उनकी साइज भी डिक्रीज हो रही है। जो सबसे बड़ी साइज का वो सबसे बड़े साइज की डिवाइस में काम में लिया, जैसे टीवी, लैपटॉप, मॉनिटर, गेमिंग कंसोल। जब इससे स्टैंडर्ड वाले से मिनी वाले का साइज कम हुआ तो इधर भी देखो साइज कम हो गई। DSLR कैमरा, टैबलेट, कुछ लैपटॉप्स, जब इसका साइज और कम हुआ, मिनी से माइक्रो पे आया, तो उस टाइम पे इसका यूज कहाँ पे, स्मार्टफोन, एक्शन कैमरा, उस वहां पे इसको काम में लिया जाने लगे। फिर आता है HDMI ARC, ऑडियो रिटर्न। ARC का मतलब होता है ऑडियो रिटर्न चैनल, ऑडियो रिटर्न चैनल। ये कहाँ पे काम में लिया, ये साउंड बार या होम थिएटर्स जो होते हैं ना वहां पे काम में लिया जाता है, जनरली पीसी और इन सब में नहीं। और जो EARC होता है ये इन्हांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल होता है, जो कि 8K टीवी जो होते हैं या एडवांस साउंड सिस्टम जो होते हैं उन सब में काम में लिया जाता है। हमारे लैपटॉप, पीसी, कंप्यूटर इन सब में ये दोनों का काम नहीं आता है। लेकिन जहां पे भी ये वाला होता है, अगर आप देखोगे ना HDMI ARC, वो कनेक्टर भी ऐसे ही दिखाई देते हैं, उनकी साइज भी आगे धीरे धीरे कम ही हो रही है, उनकी साइज भी ऐसे ही रहती है। ठीक है, और बट उनके ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है HDMI, यहाँ पे जैसे लिखा रहेगा HDMIC ARC, HDMI ARC, या फिर लिखा रहेगा HDMI EARC। उनके ऊपर जो कनेक्टिंग पोर्ट है उनके ऊपर यहाँ पे लिखा होगा, उनकी ये नाम लिखा होगा। ठीक है, अब आता है हमारा SMPS। SMPS की फुल फॉर्म है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, जो कि कुछ इस टाइप का होता है, जो कि कुछ ऐसा दिखता है हमें। ये उसका एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, इधर ये देखो ये 3 प्लग वाला है, 3 प्लग वाला है, मतलब इसमें तो पावर सप्लाई है, ये पावर सप्लाई है और ये हमारा ऑन ऑफ का स्विच है। तो हमें पता ये होना चाहिए कि SMPS की फुल फॉर्म क्या होती है, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, और ये किस काम में आता है। तो ये जो होता है ये क्या करता है, ये AC या DC को आवश्यक वोल्टेज, मीन्स ये क्या करता है, AC या DC जितनी हमें, जिस लेवल पे हमें चाहिए, अगर कम वोल्टेज चाहिए तो कम देता है, अगर हाई वोल्टेज चाहिए तो हाई वोल्टेज सप्लाई करता है। मीन्स AC या DC को आवश्यक वोल्टेज स्तर में बदल कर कंप्यूटर हार्डवेयर को पावर सप्लाई देता है, जिसको कितनी चाहिए,
कम चाहिए या ज्यादा चाहिए उसके हिसाब से उसको उतनी पावर सप्लाई दे देता है। एसएमपीएस का मेन काम क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल वो क्या है? तो एसएमपीएस जो होता है मुख्य रूप से एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, क्योंकि ये जो डिवाइसेस होती हैं वो किसको काम में लेती हैं, डीसी को ही काम में लेती हैं। तो एसएमपीएस क्या करता है, जो हमें, क्योंकि इनपुट में तो हमें एसी वोल्टेज मिलती है, तो ये क्या करता है, सबसे पहला काम एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए परिवर्तित करता है। ठीक है, और परिवर्तित करने के लिए मीन्स एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसके कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। मीन्स हम इसकी कार्य प्रणाली देख रहे हैं कि कैसे काम करता है। सबसे पहले क्या होता है, एसी इनपुट सप्लाई मिलती है, कितने की मिलती है, हमारे घरों में 220 वोल्ट ही आ रही है। ठीक है, तो 220 वोल्ट या 110 वोल्ट इनपुट के रूप में हमें मिल जाता है इसको। फिर ये क्या करेगा, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और नॉइज को हटा देता है। ठीक है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लेता है और जो भी एक्स्ट्रा नॉइज, अनवांटेड जो नॉइज आ रही है उसको ये हटा देता है। उससे अगला इसका काम क्या होता है, डीसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज की जो आवृत्ति होती है उस आवृत्ति को बढ़ा देता है। डीसी वोल्टेज को उच्च आवृत्ति में परिवर्तित किया जाता है और ट्रांसफर द्वारा क्या करता है, पहले तो उसकी आवृत्ति जो होती है उसकी आवृत्ति को बढ़ाता है, उसके बाद में ट्रांसफॉर्मर के द्वारा वोल्टेज, जितनी वोल्टेज की आवश्यकता होती है उतनी वोल्टेज में ये उसको बदल देता है। ठीक है, और जो इसका फोर्थ स्टेप है वो क्या होगा, आउटपुट डीसी वोल्टेज को फाइनल स्मूथ किया जाता है। जो आउटपुट जितने वोल्टेज की हमें डीसी चाहिए वो ले ली, यहां से ट्रांसफार्मर क्या करेगा, उसको एम्पलीफाई करके दे देगा। ये क्या करेगा, उसको ले लेगा और फिर क्या करेगा, उसको फाइनल स्मूथ किया जाता है और डिवाइसेस को सप्लाई दे दी जाती है। जो, क्योंकि अगर हमारी डीसी सप्लाई जा रही है तो ऐसा नहीं है, स्मूथ करने का मतलब है कि जो डीसी सप्लाई जा रही है वो एकदम ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ये ऐसे 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 जा रही है, क्योंकि हम एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो कुछ ऐसे, इसमें वो सब भी आ जाएंगे, तो वो नहीं करना। इसको क्या करना है, स्मूथ डीसी देनी है। तो ये क्या करता है, रेक्टिफिकेशन करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन करता है और आउटपुट को फिल्टर कर देता है और फिर क्या करता है, डिवाइस को सप्लाई दे दी जाती है। कंप्यूटर के लिए कितने कितने की जरूरत होती है, 12 वोल्ट, 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट सप्लाई देता है। कंप्यूटर को मेनली ये चाहिए होती है, तो ये जितनी चाहिए होती है उतनी ये डीसी दे देता है। तो सप्लाई देने का काम किसका है, एसएमपीएस का, राइट। अब हम चलते हैं आगे वाले पे। अब है, देखो कुछ डेटा प्रोसेसिंग है, आंकड़ों का प्रसंस्करण है। तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो क्या होती हैं। जनरल टर्म है जो मैं आप लोगों के साथ एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। पहले हम देखते हैं कि आंकड़ा प्रसंस्करण या डेटा प्रोसेसिंग होता क्या है। देखो, कंप्यूटर या कोई मशीन द्वारा जानकारी को इकट्ठा करना, उसको व्यवस्थित करना, उसका विश्लेषण करना और फिर उपयोगी रूप में बदलना। मतलब क्या है कि जो हमारे पास डेटा प्रोसेसिंग क्या हो गया, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करेगा कि जैसे ही इनको डेटा मिलता है, डेटा मतलब इनको कोई जानकारी मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे ही ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन मिलती है उसको इकट्ठा करता है, उसको व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है उसको कि ये वाली जो जानकारी है मुझे कहाँ पे काम में लेनी पड़ेगी, तो उसका विश्लेषण करता है और फिर जहां उसकी जरूरत होती है उसको वो काम में ले लेता है। इसीलिए इसको बोला डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या आते हैं, कुछ टर्म्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। डेटा क्या होता है, डेटा क्या होती है, हमारे पास जो जानकारी, जो इंफॉर्मेशन होती है, कच्ची जानकारी जो होती है, जो कि हमें इनपुट के रूप में मिलती है, प्रोसेसिंग के लिए इनपुट के रूप में उपयोगी होती है, वो होती है हमारा डेटा। फिर आती है इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग के बाद निकला संगठित और अर्थपूर्ण डेटा। मतलब डेटा तो क्या हो गया कि जो भी कच्ची जानकारी, जो भी रो जानकारी थी वो हमें दे दी, वो हो गया हमारा डेटा। और उसमें से फिर जो यूजफुल चीजें, जो सूचना है ना, जो सूचना क्या होती है, सूचना देखो अगर हम अपने लैंग्वेज में भी देखें तो सूचना क्या होती है, जिसमें कोई ना कोई काम की बात छिपी हो, मीन्स कोई इंफॉर्मेटिव हो, वही तो सूचना हुई, नहीं तो बातें हो गई, नहीं तो वो डेटा हो गया। तो इंफॉर्मेशन में, सूचना में क्या हो गया कि प्रोसेसिंग करने के बाद जो अर्थपूर्ण जो डेटा निकलता है वो हमारी क्या हो जाती है, सूचना हो जाती है। उसके बाद में आता है इनपुट, डेटा को इनपुट में दर्ज करने की प्रक्रिया जो होती है वो होती है इनपुट। मीन्स जो हमारा डेटा आया उसको हमने इनपुट में दे दिया। ठीक है,
तो वो हो गया इनपुट। फिर होता है प्रोसेसिंग, तो डेटा का जो विश्लेषण करना है या फिर उसकी गणना करना है या उसमें जो भी हेरफेर करनी है प्लस करना है माइनस करना है, उसमें जो भी हमें करना है, जो भी उसके साथ काटापीटी उसका जो पोस्टमार्टम करना है, वो किसमें करते हैं? प्रोसेसिंग के अंदर। फिर आता है आउटपुट। आउटपुट में क्या होता है? प्रोसेसिंग के बाद निकला परिणाम जो उपयोगकर्ता को दिखाया जाता है वो होता है हमारा आउटपुट। ठीक है। फिर आता है एक होता है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होगा? डेटा और सूचना को बाद में उपयोग के लिए सहेजने की प्रक्रिया जो होती है। मीन्स जो डेटा हमें मिला है या फिर जो सूचना हमें मिली है, तो हम क्या करेंगे? उसको अपने पास स्टोर करके रख लेते हैं कि हो सकता है आगे हमें इस चीज की जरूरत पड़े, क्योंकि रो डेटा है, कच्ची जानकारी है या जो भी सूचना मिली है, तो उसको हम क्या करेंगे? सहज करके तो रखेंगे ना, अपने पास स्टोर करके तो रखेंगे कि आगे कभी भी काम में आ जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं स्टोरेज। वो हो जाएगी हमारी स्टोरेज। फिर आता है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? देखो ये चार तीनों चीजें ही आपको पता होना चाहिए, सीपीयू, रैम और रोम। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो अपनी अगली क्लास होगी ना, उसमें हम डिटेल में यही पढ़ेंगे, सीपीयू, रैम, रोम और एल्गोरिथम ये क्या होती है। अगली क्लास में हम इसी को ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, तो यहाँ पे देखो सीपीयू जो है वो क्या होता है? ये कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। जो भी प्रोसेसिंग होती है ना, वो सारी की सारी सीपीयू के अंदर होती है। मीन्स आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर का जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो हमारा सीपीयू है। सारी प्रोसेसिंग सीपीयू के अंदर होती है। और ये रैम जो होती है और ये जो रोम होती हैं, ये दोनों ही क्या होते हैं? ये दोनों ही हमारी स्टोरेज होती हैं। मीन्स जो भी हमारे डेटा और सूचना मिली है, उसको अगर हमें स्टोर करके रखना है, सहज के रखना है, तो वो हम या तो रैम में रखेंगे या रोम में रखेंगे। अब इनमें से जो रैम होती है वो तो अस्थायी होती है, मीन्स मिट जाती है, वो तो हमेशा याद नहीं रहती है उसको। और जो रोम होती है ये एक स्थायी मेमोरी होती है, ये मिटती नहीं है। ये मिटती नहीं है, इसीलिए जो कंप्यूटर के जो इसकी जो निर्देश देने के लिए जो भी हमारे पास डेटा होता है, वो सारी की सारी जो भी इंपॉर्टेंट सूचना होती है वो हम किस में रहती है? वो रोम के अंदर रहती है, क्योंकि ये एक स्थायी मेमोरी है। और कुछ निर्देश ऐसे होते हैं कि हमें कंप्यूटर को हमेशा नहीं दे सकते, एक बार दे दिया उसे हमेशा वो याद रहने चाहिए, इसलिए वो किस में रहेंगे? वो रोम वाली इस वाली स्थायी मेमोरी में रहते हैं। और जिनको हमें हमेशा सेव करने की जरूरत नहीं है, बस वो एक बार प्रोसेसिंग हो रही है, उसी टाइम पे उसकी जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे? अस्थायी स्टोरेज को काम में ले लेते हैं, जो प्रोसेसिंग के दौरान डेटा को होल्ड करता है। जब प्रोसेसिंग होती है ना, उस टाइम पे बस इसको जो डेटा होते हैं उनको होल्ड करके रख लेता है कि हाँ मेरे पास है, अभी तुम अपना काम कर लो, जरूरत पड़े बीच में तो मुझसे ले लेना, दैट्स ऑल। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम। आर मतलब रैंडम, ए मीन्स एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब आगे आता है एल्गोरिथम। ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या होता है? देखो एल्गोरिथम, आप एल्गोरिथम ऐसे समझ सकते हो जैसे एक प्रोग्राम लिखा है। हाँ, एक प्रोग्राम लिखा है तो वो हमारा एल्गोरिथम हो जाएगी। मीन्स मान लो मैंने दिया कि मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2 into 1, 2 को 1 से गुणा करो और बराबर मुझे जो भी आता है वो बताओ। तो कंप्यूटर को तो नहीं समझ में आएगा ना, मतलब हमें तो उसको बताना पड़ेगा। कंप्यूटर कैसे समझेगा कि ये हमसे गुणा करवा रहा है, ये हमसे मल्टीप्लाई करवा रहा है? तो उसके लिए क्या होगा? हमें कोई भी एक प्रोग्राम उसको देना पड़ेगा। वो प्रोग्राम उसको समझाएगा कि अगर 2 into 1 लिखते हैं, इसका मतलब है कि 2 को 1 से गुणा करना। और गुणा का क्या मतलब होता है? ये सारी चीजें जो कंप्यूटर को समझाई जाती हैं, वो किसके थ्रू समझाएंगे? एक प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम में क्या होता है? कुछ कोडिंग लिखी जाती है, तो वही जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम बोलते हैं। प्रोग्राम बोलो, एल्गोरिथम बोलो, इंस्ट्रक्शंस बोलो, वो सब किसमें होती हैं? उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। मीन्स एल्गोरिथम क्या हुआ? समस्या हल करने के लिए चरणबद्ध प्रक्रिया। कि जो हमें समस्या मीन्स जो हमें टास्क दिया गया है, तो उसको कैसे हल करना है, तो वो स्टेप बाय स्टेप उसकी जो प्रक्रिया है वो इस एल्गोरिथम में लिखी रहेगी कि ये एल्गोरिथम है तो इससे कर लेना। फिर आता है डेटा फ्लो। डेटा फ्लो को क्या होता है? डेटा के एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह की जो प्रक्रिया होती है। मीन्स डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर ले जाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं डेटा फ्लो। ठीक है, डेटा फ्लो, उसको बोलते हैं डेटा फ्लो। फिर होता है बैच प्रोसेसिंग।
बैच प्रोसेसिंग क्या होता है? डेटा को समूह में प्रोसेस करना, मीन्स कोई एक डेटा नहीं, बंच में एक साथ बहुत सारा डेटा एक साथ प्रोसेस करना, तो उसको बोलते हैं बेंच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग। ओके, फिर आता है रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि डेटा को तुरंत प्रोसेस करना, ऐसा नहीं है कि उसको स्टोर करके रखा हुआ है या बाद में होगा। रियल टाइम मीन्स उसी टाइम पे, ठीक है, तुरंत उसी टाइम पे प्रोसेस होना, वो होता है रियल टाइम, रियल टाइम प्रोसेसिंग। एक होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है कि डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए ऑनलाइन संसाधनों पर काम करना। मीन्स अगर हमें डेटा प्रोसेस करना है या स्टोर करना है, तो हम, ऐसा नहीं है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें जो यूएसबी है या कोई स्टोरेज है, हम उसके अंदर अपने डेटा को रखेंगे, उसके अंदर स्टोर करेंगे, नहीं। ये जो डेटा प्रोसेसिंग होती है और जो स्टोरेज होती है, वो हमारे सिस्टम के अंदर नहीं, वो कहीं ऑनलाइन में हो रही है, कहीं ऑनलाइन में हो रही है, हमारे सिस्टम के अंदर नहीं हो रही। उसको हम बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, कि कहीं क्लाउड में हो रही है वो सारी प्रोसेसिंग, हमारे सिस्टम में तो हो नहीं रही है, वो बाहर जाके कहीं प्रोसेसिंग हो रही है और फिर वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपको ऐसा करना है। तो उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि आजकल बहुत चला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। फिर आती है डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग, देखो माइनिंग क्या होती है? माइनिंग जो खाद्यान्न जो होती है ना, उन्हीं को बोलते हैं ना माइनिंग। तो इसके नाम से भी आप समझ सकते हो, डेटा माइनिंग का मतलब है कि बड़ी मात्रा में डेटा से उपयोगी जानकारी निकालने की प्रक्रिया। मीन्स अगर हमारे पास कुछ डेटा दिया हुआ है और उससे कुछ उपयोगी, एकदम यूजफुल अगर हमारी जानकारी निकालने की जो प्रक्रिया होती है, मीन्स डेटा की माइनिंग की जा रही है, डेटा को खूब खोदा जा रहा है कि उसके अंदर क्या अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमें क्या मैक्सिमम जानकारी हमें मिल सकती है, तो उसे बोलते हैं डेटा माइनिंग। मीन्स डेटा से उपयोगी जानकारी निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको डेटा माइनिंग बोलते हैं। एक होता है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट। तो थ्रूपुट का मतलब क्या होता है कि किसी भी निश्चित समय में कंप्यूटर द्वारा संसाधित कार्यों या निर्देशों की संख्या। मीन्स हमें पता होना चाहिए कि ये एक जॉब है, ये एक काम है, ये कितनी देर में करेगा, एक निश्चित समय में, एक निश्चित समय में कंप्यूटर द्वारा संसाधित कार्यों की संख्या। मीन्स एक निश्चित समय में वो कितने काम कर लेता है, उसको बोलते हैं थ्रूपुट, राइट, वो बोलते हैं थ्रूपुट। जैसे जॉब पर सेकंड, जैसे हम बोलते थे, जैसे यूएसबी था, हम यूएसबी के पीछे हमने यूएसबी डिस्कस किया, तो हमने बोला कि जो इसकी स्पीड है वो 5 गीगाबाइट पर सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर वो कितना ट्रांसफर कर रहा है? 5 गीगाबाइट ट्रांसफर कर रहा है। तो हमने क्या किया कि वो एक निश्चित टाइम के अंदर, एक निश्चित टाइम के अंदर वो कितना अपना प्रोसेस कर रहा है, कितना काम कर रहा है, उसको बताना। तो ये जो 5 GB है, जीबीपीएस है, ये हमारा यूएसबी का थ्रूपुट हो गया। ये हमारा यूएसबी का क्या हो गया? थ्रूपुट हो गया। मीन्स किसी निश्चित समय में कंप्यूटर द्वारा संसाधित कार्यों को या निर्देशों की जो संख्या होती है कि कितने कर लिए इसने, उसको हम बोलते हैं थ्रूपुट। या फिर जॉब पर सेकंड कितनी होगी, एक सेकंड में कितनी जॉब की, या एक एक सेकंड के अंदर उसने कितनी इंस्ट्रक्शन दी। आईपीएस, आईपीएस का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। पर सेकंड मतलब एक सेकंड में, जॉब पर सेकंड मतलब एक सेकंड में कितनी जॉब हुई। तो इसको क्या बोलते हैं? थ्रूपुट, इसको बोलते हैं थ्रूपुट। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टाइम। तो रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? देखो, जब कोई यूजर इनपुट देता है तब से कंप्यूटर द्वारा पहला आउटपुट देने तक का जो समय है, मान लो हमने इनपुट दे दिया कुछ भी, और फिर जब वो हमें आउटपुट देगा, एक भी आउटपुट देगा, तो उन दोनों के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। उसको क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्स टाइम। मीन्स हमने इनपुट दिया और उसने हमें रिस्पॉन्स देने में कितना टाइम लगाया, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम। और जो ये रिस्पॉन्स टाइम होता है, ये तो मिली सेकेंड या सेकेंड में होता है, ठीक है। अब आता है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम ये क्या होता है? किसी प्रक्रिया के शुरू होने और समाप्त होने के बीच का कुल समय। जैसे देखो, रिस्पॉन्स टाइम में तो हमने क्या किया, हमने एक चीज पूछी थी और उसने क्या किया, हो सकता है उसका आउटपुट बहुत बड़ा आ रहा हो, लेकिन जो आउटपुट, जो सबसे पहला जो आउटपुट आएगा, उन दोनों के बीच का जो टाइम हो वो रिस्पॉन्स टाइम हो गया, कि इस टाइम, इतने टाइम के बाद में इसने हमने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये जो टर्न अराउंड टाइम है ये अलग हो गया। इसमें क्या हुआ, जब हमने इनपुट दिया
तभी से स्टार्ट हो गया वो टाइम, और जब हमने पूरा टास्क कंप्लीट किया तब वो जाके खत्म होगा। तो इस प्रक्रिया में जो पूरा टाइम लगेगा उसको हम बोल लेंगे टर्न अराउंड टाइम। अब आता है वेटिंग टाइम। देखो वेटिंग टाइम क्या होता है कि किसी जॉब को सीपीयू के लिए इंतजार करने में लगने वाला कुल समय। अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, हाँ, कुछ टास्क दिया है, तो सीपीयू का इंतजार करने में, क्योंकि प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू करता है, हम तो इनपुट देते हैं और उसके बाद में जो प्रोसेसिंग होता है वो कौन करेगा, सीपीयू करेगा, जो कि कंप्यूटर का ब्रेन है। तो उसको सीपीयू के इंतजार में करने वाला जो समय होता है उसे बोलते हैं वेटिंग टाइम। ओके, फिर आता है एग्जीक्यूशन टाइम, या फिर इसको बोलते हैं बर्स्ट टाइम। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी प्रक्रिया को सीपीयू पर चलने में लगने वाला कुल समय, कि सीपीयू में वो कितने टाइम पर चल रहा है। मींस आप वेटिंग टाइम और जो सीपीयू टाइम है, जो एग्जीक्यूशन टाइम है, इन दोनों को आप थोड़ा रिलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आता है सीपीयू उपयोगिता, सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि सीपीयू का कितना उपयोग किया जा रहा है। सीपीयू मींस सीपीयू यूटिलाइजेशन में सीपीयू उपयोगिता कितना यूज किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो कितने टाइम के लिए यूज हो रहा है ना। तो ये हो गया सीपीयू यूटिलाइजेशन। एक आता है लेटेंसी। लेटेंसी लेटेंसी क्या होता है, डेटा को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में लगने वाला, डेटा को एक स्थान से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाने में लगने वाला जो समय होता है उसको बोलते हैं लेटेंसी। देखो ये जो टर्म है मैं इनको आपको इनका मतलब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफी बार एग्जाम में इनको भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि लेटेंसी का मतलब क्या हो गया, सीपीयू यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, मेमोरी बैंडविड्थ का मतलब क्या हो गया। तो आपको अपनी खुद की नॉलेज के लिए भी पता होना चाहिए और एग्जाम के लिए भी पता होना चाहिए, राइट। फिर आता है आई और ओ। आई और ओ का मतलब होता है आई फॉरवर्ड स्लैश ओ, इसका मतलब होता है आई मीन्स इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस मीन्स इनपुट आउटपुट प्रदर्शन, मीन्स डिस्क रीड है या राइट स्पीड है या कीबोर्ड है, माउस है, रिस्पॉन्स टाइम आदि का जो मापन है। मीन्स अगर हमने कीबोर्ड कनेक्ट किया है, कीबोर्ड में हम जैसे ही लिखते हैं तो हमारे कितनी देर बाद में हमें मॉनिटर पे आउटपुट दिखाई देता है, ठीक है। तो वो हमारा आ जाता है इनपुट आउटपुट प्रदर्शन कि रिस्पॉन्स टाइम कितना लेता है उसके अंदर दिखाने के अंदर। तो वो हो गया इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस। फिर आता है मेमोरी बैंडविड्थ। मेमोरी से सीपीयू तक डेटा ट्रांसफर की अधिकतम गति कितनी है, कि मेमोरी से सीपीयू, आप देखोगे जो सीपीयू होता है वो कंप्यूटर का ब्रेन होता है, लेकिन मेमोरी उससे अलग होती है, मेमोरी उससे अलग होती है। तो ये भी हम जो आगे वाली क्लास है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेमोरी से सीपीयू तक जो डेटा ट्रांसफर करने में जो गति है, जो स्पीड है, उसको हम बोलते हैं मेमोरी बैंडविड्थ। जैसे जो गति होती है ये किस में होती है कि गीगाबाइट पर सेकंड, कि एक सेकंड के अंदर कितना गीगाबाइट इसने ट्रांसफर कर दिया, मेमोरी से सीपीयू में कितना डेटा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो ये होती है मेमोरी बैंडविड्थ, आप लोगों को इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे वाले पे। हाँ, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे खत्म होती है। तो आज की क्लास में हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी हैं, और आप लोगों को मेरी क्लास कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। और अब आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स लोग के साथ भी आप मेरी क्लास जितना हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे मेरी रीच बढ़े। और थैंक यू। अगली क्लास में हम जो कंप्यूटर का जो सीपीयू जो है, सीपीयू कंट्रोल यूनिट और एएलयू यूनिट जो है, जो मतलब अंदर का प्रोसेसिंग कैसे होती है, उसका एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगी, ज्यादा नहीं बट 15-20 मिनट का एक इसका वीडियो होगा, जिसमें कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए आप लोगों को, ज्यादा डिटेल में नहीं, बस थोड़ा सा ओवरव्यू मिल जाए। थैंक यू।